हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 7 का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का। तो इसका एक सेशन आपके पास पहुंच चुका है। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही तैयारी करें। अब आपके पास समय नहीं है कि आप किताब पढ़ें या कोचिंग सेंटर में जाएं या स्कूल में। अब स्कूल में ना तो तैयारी हो सकती है ना कोचिंग सेंटर में। खुद की तैयारी वो आप मॉडल पेपर से कर सकते हैं। तो पहला मॉडल पेपर आधे घंटे का भेजा हूँ। आप उस मॉडल पेपर को 2, 3, 4 बार देखें, बार बार देखें। आप उसको देखेंगे, आप 100% नंबर ले आएंगे। आपको पहले ही बोला हूँ, केवल 2 मॉडल पेपर भेजूँगा और 2 मॉडल पेपर में पूरा प्रश्न पत्र जो आपके परीक्षा में वार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाला है, पूरा प्रश्न पत्र उससे भिड़ा दूंगा। सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए अब दूसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। निर्देश पहले देख लें। नोट: सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा में कई उपखंड हैं। सभी खंडों के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ये निर्देश में पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब सीधा हम प्रश्न पर चलते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न नंबर 1, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1017 में, 1025 में, 1191 में, 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1017 में महमूद गजनवी युद्ध करता है, पर सोमनाथ मंदिर पर नहीं। यहाँ पूछा जा रहा सोमनाथ मंदिर पे, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी 1025 यानी 1025 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में, 652 ईस्वी में। तो हिजरी संवत जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, कब गए थे? 622 में। तो उसी की याद में हिजरी संवत तभी से प्रारंभ किया गया, यानी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या नसीरुद्दीन महमूद शाह ने? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने या हरिहर बुक्का ने या बलबन ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो विजयनगर की स्थापना करने वाले 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, यानी प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, बहमनी राज टूटकर कितने राज्यों में बंट गया था? बहमनी राज टूटकर कितने राज्यों में बंट गया था? 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या 6 राज्यों में? तो बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बंट गया था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच,
या बाबर और राणा सांगा के बीच, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, या अकबर और हेमू के बीच। तो कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। आपसे पूछा जा रहा कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ? तो कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, या महमूद लोदी ने। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? बलबन बना, इल्तुतमिश बना, अलाउद्दीन बना, फिरोज शाह बना। कौन बना भाई? तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। यानी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, या जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, या बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का गद्दी पर बैठने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या भीमराव अंबेडकर थे, या सरोजनी नायडू थी, या HB कामत थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या 9 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है, मैदान कहा जाता है, या डेल्टा कहा जाता है। तो सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा पर्वत। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या मृत सागर में। प्रश्न नंबर 13। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, या अपर्दन कहते हैं, या निक्षेपण कहते हैं, या अनाच्छादन कहते हैं। तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अपर्दन। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 15। पवन निचले भाग को घिस देती है,
परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? छत्रक शिला कहा जाता है, या बालुका स्तूप कहा जाता है, या डेल्टा कहा जाता है, या जलप्रपात कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसे छत्रक शिला कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, या समुद्र है? तो वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ज्वार कहा जाता है, या भाटा कहा जाता है, या तरंग कहा जाता है, या बाढ़ कहा जाता है? तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, भूमध्य रेखा से 30 अंश 30 इंच उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा स्थित है? प्रश्न नंबर 18, भूमध्य रेखा से 30 अंश 30 इंच उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा स्थित है? तो कर्क रेखा स्थित है, या मकर रेखा स्थित है, या आर्कटिक रेखा स्थित है, या अंटार्कटिक रेखा स्थित है? तो भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा पर कर्क रेखा स्थित है, यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, सवाना प्रदेश में कौन से पशु पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 19, सवाना प्रदेश में कौन से पशु पाए जाते हैं? जेब्रा और एंटीलाप पाया जाता है, या जिराफ और गैंडा पाया जाता है, या हाथी और चीता पाया जाता है, या उपयुक्त सभी पशु पाए जाते हैं? तो सवाना प्रदेश में उपयुक्त सभी पशु पाए जाते हैं, यानी प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? विवर ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, या ऑटोपैक्सी ज्वालामुखी? तो भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। खंड बा पे आ जाएं। इसको खंड बा को कई उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो पहला खंड का देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, ज्वालामुखी के छिद्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं? बीवर कहते हैं। बीवर कहते हैं। अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं तो किस महासागर के? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें पर तैर रही कहाँ? दुर्बलता मंडल पर। दुर्बलता मंडल पर। दुर्बलता मंडल पर। तीसरे में दुर्बलता मंडल पर। दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। तीसरे में तो पहले में ज्वालामुखी के छिद्र को विवर, दूसरे में अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। प्रश्न 3 में स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। आप चौथा देखें, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। लावा कहते हैं। मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे
लावा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप पर? बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप पर, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम भी है बैरन ज्वालामुखी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही मिलान कीजिए। सहारा, सहारा, विक्टोरिया, एरिजोना, थार, आटाकामा। एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे सहारा, सहारा अफ्रीका का मरुस्थल है, थार एशिया का मरुस्थल है, विक्टोरिया उत्तरी अमेरिका, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका, एरिजोना ऑस्ट्रेलिया। ये मिलान हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। सहारा दक्षिण अफ्रीका, विक्टोरिया उत्तरी अमेरिका, एरिजोना ऑस्ट्रेलिया, थार एशिया, आटाकामा दक्षिणी अफ्रीका। ये एक तरफ ज्वालामुखी का नाम है, दूसरी तरफ कहाँ पे स्थित है उस देश का नाम है, यहाँ पर मिलान कर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और सेशन को बार बार देखेंगे, पेपर तक कम से कम, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक 3-4 बार देख लेंगे, 5 बार, तो आपको पेपर में 100% नंबर मिलेंगे। ये हमारा दावा है, क्योंकि इससे बाहर आपसे पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप तीसरे उपखंड पर चलते हैं। दिए गए कथन में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो प्रश्न नंबर 1, शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियां की स्थापना की। हाँ भाई, की है, सही है। शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, नहीं, किसानों को दिया नहीं जाता था, किसानों से लिया जाता था, ये गलत है। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार, ये सिकदारान होता था, हाँ सही है। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार, ये सिकदारान होता था। चौथा देखें, हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई। नहीं भाई, चौसा के मैदान के बाद कन्नौज का भी युद्ध इसने लड़ा है, उसके अंत में भाग गया है। फिर बाद में 55 में आता है, 56 में, तो ये तो गलत है। फिर बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, मित्र नहीं था, ये गलत बात है, मित्र नहीं था, पर हुमायूं बहादुर शाह के पास गया था, पर मित्र नहीं था। तो आपका सही है, 1 और 3 सही है और 2, 4, 5 गलत है। खंड घ देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो आप उत्तर देंगे, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। ऐसा ही लिखेंगे, ये नहीं कि आप एक शब्द में लिखें। प्रश्न रहेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो आप उत्तर लिखेंगे, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। दूसरा प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो हुआ है रायगढ़ में, रायगढ़ में हुआ है। पर आप उत्तर कैसे लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, इस तरह आप उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। पर आप उत्तर कैसे लिखेंगे? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इस उत्तर लिखेंगे, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो कहते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी, ठीक। पर आप लिखेंगे कैसे?
लिखेंगे पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, लिखेंगे ऐसा। पांचवा, ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बीवर। क्या कहते हैं? बीवर। पर आप उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ज्वालामुखी के छिद्र को बीवर कहते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। अब अगला उपखंड लघु उत्तरीय प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम 40 शब्दों में लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम 40 शब्दों में लिखना है। तो संविधान सभा के बारे में बताइए, लिखिए। तो संविधान सभा गठित करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन 19 मार्च 1946 में भारत आया और प्रमुख नेताओं से मिलकर जुलाई में संविधान सभा का चुनाव करवाता है। 2 सितंबर को संविधान सभा के सदस्यों के बीच से सरकार गठित करता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि पहला और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, परंतु 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण कमेटी थी प्रारूप कमेटी। इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान ग्रहण किया गया 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बस इतना लिखेंगे, बहुत है इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? तो किसी भी देश में चक्रवात आने पर वहाँ जन धन दोनों का विनाश होता है। मान लीजिए किसी इलाके में वहाँ की जनता सुखीपूर्वक जीवन बिता रही है और चक्रवात आ जाता है, तो उस चक्रवात के द्वारा उनके मकान उजड़ जाते हैं, उनकी खेती चौपट हो जाती हैं, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और उस चक्रवात के बीच में मध्य में कोई इंसान पड़ता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। चक्रवात के द्वारा जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मौसम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उद्योग धंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और विशेष करके किसानों की खेती तो बर्बाद ही हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चक्रवात विनाशकारी होते हैं। अगला उपखंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उपखंड सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम 80 शब्दों में लिखिए। तो धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण बिल से किस प्रकार अलग है? तो धन विधेयक, जैसा कि प्रश्न ही दिया गया है, धन विधेयक में धन से संबंधित कोई कानून बनाना है या कानून हटाना है, कर से संबंधित कोई कानून बनाना है या कोई कानून हटाना है, तो उसे हम धन विधेयक कहेंगे। अब धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति से आदेश लेना पड़ता है धन विधेयक पेश करने के लिए, जबकि साधारण विधेयक में किसी से आदेश नहीं लेना पड़ता। दूसरी बात, धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है, जबकि राज्यसभा में कोई परिभाषा नहीं दी जाती है। धन विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है अनुच्छेद 109(10) के तहत, जबकि साधारण विधेयक किसी भी
सदन में पेश हो सकता है। एक सदन में पेश होगा साधारण विधेयक और दूसरा सदन उस पर विचार करेगा, जबकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा ही विचार करेगी। राज्यसभा में भेजा जाएगा धन विधेयक, पर राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, केवल वो अपने सुझाव दे सकती है। सुझाव के साथ 14 दिन तक रोक सकती है अपने पास। 14 दिन के बाद धन विधेयक को राज्यसभा लोकसभा में वापस भेज देगी। लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को माने या ना माने, यानी कि साधारण विधेयक पे दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं, पर धन विधेयक पे सर्वे सर्वा शक्तियाँ लोकसभा को ही प्राप्त हैं। तो ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? तो अलाउद्दीन खिलजी वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया ताकि वो सैनिकों को नगद वेतन दे सके, अधिक मात्रा में सैनिकों को रख सके, क्योंकि सैनिकों को रखना मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए ज़रूरी था। मंगोल आक्रमण का खतरा था अलाउद्दीन खिलजी के समय। उस मंगोल आक्रमण के खतरे को टालने के लिए, उससे बचने के लिए अधिक सैनिकों की संख्या चाहिए, और अधिक सैनिकों की संख्या के लिए उनके भरण पोषण के लिए वस्तुओं के मूल्य निश्चित करना जरूरी हो गया, क्योंकि उनको नगद वेतन देना है, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान देना है, देश की सुरक्षा करना है और बाजार व्यवस्था में मूल्य निश्चित कर एक समान प्रणाली लागू करना है। तो सैनिकों के वेतन भत्ते, देश की सुरक्षा के लिए मूल्य निश्चित किए गए। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सैनिकों को सुख सुविधाएं देने के लिए मूल्य निश्चित किए गए। कोई भी व्यापारी किसी भी तरह जनता को परेशान न कर सके, घटतौली न कर सके, अनाप शनाप दाम न ले सकते, एक निश्चित मूल्य पर पूरे देश में सामान बिके, ये अलाउद्दीन का उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में अलाउद्दीन सफल हुआ, और इसी वस्तुओं के जो मूल्य निश्चित किए गए, इसी के आधार पर सैनिकों को नगद वेतन चालू कर दिया गया और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, और मंगोल आक्रमण से देश को बचा लिया गया। तो मंगोल आक्रमण से बचने, अधिक संख्या रखने, अधिक सैनिकों की संख्या रखने और सैनिकों को नगद वेतन देने आदि के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए थे। तो चलिए भाई, इसमें कहीं से फ़ोन आ गया था, फ़ोन कट किया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है, इसका ये दूसरा सेशन आपके पास गया। इसी 2 मॉडल पेपर से आप वार्षिक परीक्षा 2024 में अपनी कक्षा 7 में टॉपर बन सकते हैं। आपके सारे प्रश्न इसी 2 मॉडल पेपर से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, इन दोनों मॉडल पेपर को आपका जब तक पेपर नहीं होता आप बार बार देखें और अपनी क्लास में टॉपर बने, अपनी क्लास में अच्छे नंबर ले आएं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।